हर हर महादेव शंभो। मैं आपका टीचर सोनू जांगड़ स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल सेल्फ यूनिवर्सिटी पर। दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए बेसिक नंबर सिस्टम की क्लास 8वीं। जैसा कि आप सभी को पता है, हमारी जो प्लेलिस्ट चली हुई है वो बेसिक नंबर सिस्टम की, अर्थात जो बेस है संख्या पद्धति का, उसका हम बेस पहले कवर करवा रहे हैं। साथ ही साथ RS अग्रवाल का मैथ हमारे चैनल पर चला हुआ है। उसके प्रतिदिन 10 क्वेश्चन आपके अपने YouTube चैनल सेल्फ यूनिवर्सिटी पर हैं। साथ ही रीजनिंग की क्लास चली हुई है, तो प्लीज आप चैनल के साथ जुड़िए और सेल्फ यूनिवर्सिटी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको पढ़ने के बाद अच्छा लगता है, पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक शेयर कमेंट करके हमारा हौसला बढ़ाई जरूर करें। तो एक बार आप पढ़कर देखिए, ये नहीं है कि स्किप करें वीडियो को। पहले 5-10 मिनट आप चैनल को टाइम दें, उसके बाद आप स्किप कर सकते हैं अगर आपको समझ में नहीं आ रहा। तो अब हम चलते हैं क्लास की ओर। और क्लास में आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा अभाज्य संख्या से। अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या, इनका टॉपिक शुरू होकर, और पिछली क्लास में मैंने बताया था कि हमको इकाई अंक ज्ञात करने के RS अग्रवाल में 6-7 क्वेश्चन मिलते हैं, और उन 6-7 क्वेश्चन का बेस जो इकाई अंक कैसे ज्ञात करते हैं, इन आप है ना, ये बेस जो इकाई अंक वाली क्लास है ना जो आज की, ये पढ़ने के बाद आपके पास कोई सा भी सम आए इकाई अंक ज्ञात करने का, तो आप तुरंत ज्ञात कर दीजिए। चाहे आप किरण का मैथ लें, चाहे आप RS अग्रवाल का ही पढ़ें, या आप अन्य कोई सा भी मैथ पढ़ेंगे, तो आप आगे अगर इकाई अंक ज्ञात करना आ गया, कोई भी सम आ गया, कितना ही बड़ा आ गया, तो आप आज की क्लास देखने के बाद तुरंत आप हल कर दोगे। तो आपको घबराना नहीं है, तो चैनल के साथ जुड़े रहना। तो आइए आज हम शुरुआत करते हैं अभाज्य और भाज्य संख्या से, और खत्म करेंगे इकाई अंक पर। ठीक है, इसका वैसे मैंने डेफिनेशन बता दी थी भाज्य की, अभाज्य संख्या की, लेकिन इसका थोड़ा एक टॉपिक जो पढ़ाना है आपको, जिसमें से क्वेश्चन बन के निकलते हैं, वो थोड़ा आगे तक लेके जाना होता है हमको। ठीक है, तो आपने ध्यान से पढ़ना है। तो अभाज्य संख्या मैंने बताया था, एक बार दोबारा से ही कवर करते हैं। जिस संख्या के गुणनखंड केवल 2 हो, और ब्रैकेट में शुरुआत हो रही है कि वो कौन से 2 हैं, एक तो 1 और दूसरा कौन सा, वो स्वयं संख्या, वह खुद संख्या जो दी गई है, सिर्फ जो एक और जो खुद की संख्या है केवल उनसे भाग हो, तो वो संख्या हमारी अभाज्य संख्या कहलाती है। दूसरी डेफिनेशन हम लिख सकते हैं, जो संख्या केवल, ये दूसरे वाली आसान है, ये आप लिख सकते हैं, एक तथा अपने आप से भाग होती है। भाग का मतलब कंप्लीट कटना, शेषफल जिसका 0 आए भाग करने के बाद, होती है, वह संख्या हमारी कौन सी संख्या कहलाती है, अभाज्य संख्या कहलाती है। क्लियर? कहने का मतलब जो केवल, यहां पे केवल लिखा है, इनसे अलग भाग नहीं होनी चाहिए। मान लिया कोई संख्या 7 है, ये 7 संख्या दे दी,
इसको बताना है कि क्या यह संख्या अभाज्य है। तो बताओ कि ये किसी के पहाड़े में आती है? नहीं आती। ये सिर्फ एक तो एक से भाग होगी और एक या अपने आप खुद से। ठीक है, दोनों सिर्फ जो संख्या एक तथा अपने आप से भाग हो वही संख्या हमारी क्या कहलाती है? अभाज्य संख्या कहलाती है। उसके बाद भाज्य संख्या। भाज्य संख्या कौन सी कहलाती है? जो संख्या एक तथा अपने आप को छोड़कर किसी अन्य संख्या से भी भाग होती हो वह संख्या कौन सी कहलाती है? हमारी भाज्य संख्या कहलाती है। अगर आपने डेफिनेशन पिछली क्लास में नहीं लिखी तो अब की बार लिख लीजिए। जो संख्या एक तथा अपने आप को छोड़कर अन्य किसी संख्या से भाग होती है तो वह संख्या हमारी क्या कहलाती है? भाज्य संख्या कहलाती है। और जैसे अगर उदाहरण के तौर पर समझे हम, अब हमको दे दी 4, ये 4 है, ये 4 संख्या है। अब देखो ये 1 से भी भाग होती है और 7 से भी। और अभाज्य संख्या का दोस्तों एक और पॉइंट है कि एक तथा अपने आप से तो सभी संख्याएं भाग होती हैं। ये भी पॉइंट है ना कि कोई भी संख्या लगा दो, मान लिया 9 लगा, ये तो भाज्य संख्या होगी। 13 लगाओ, ये संख्या एक अभाज्य है और ये भी क्या है? एक से और अपने आप से भाग हो रही है। और अगर हम कोई भाज्य संख्या का उदाहरण ले, मान लिया 26 है और ये संख्या एक तथा अपने आप से भी भाग हो रही है और अन्य से भी भाग हो रही है ना? तो कहने का मतलब एक तथा अपने आप से तो सभी संख्या ही भाग होती हैं। फिर दूसरी बात, भाज्य संख्या का उदाहरण मैंने 4 लिया था, इसके देखो ये 1 से भी भाग हो रही है और अपने आप से। इससे अलग किस पे भाग होती है? ये 2 से भी भाग होती है। तो इसका मतलब क्या है? जिनको जो एक यानी कि खुद एक से और खुद से अपने आप से आपको छोड़कर अन्य किसी संख्या से भाग होती है वह संख्या हमारी क्या कहलाती है? भाज्य संख्या कहलाती है। क्लियर? अब हमको बताया जाए अब हम पहले अभाज्य संख्या का पूरा टॉपिक कंप्लीट करते हैं। एक आपको टॉपिक याद रखना है, ये पॉइंट है, ये आप एक बार टेबल में लिख लो। यहां पे लिखो कितनी संख्या, देसी भाषा बिल्कुल, और यहां पे लिखते हैं कितने से कितने तक, है ना देसी, ताकि तुरंत समझ में आए। अब मैं बताऊं, अगर हम 1 से 50 तक की संख्याएं अगर बताएं, पूछे कि 1 से 50 तक की संख्याएं अभाज्य कितनी होती है, कहने का मतलब अगर 1 से 50 तक के बीच की संख्याओं में बताया जाए कि अभाज्य संख्या कितनी होती है तो हमने बताना है कि ये संख्या हमारी होती है 15। दूसरा पॉइंट, अगर कोई पूछे 1 से 100 तक कितनी होती है तो आपने बताना 25। और अगर आपसे पूछा जाए कि 1 से 200 तक की संख्या कितनी होती है तो ये होती है हमारी 95। और अगर आप ये होती है 46। और अगर आपसे 1 से 500 तक का पूछा जाए तो ये होती है 95। अगर 1 से 1000 तक पूछा जाए तो ये होती है 168। कितनी होती है? 168। आपने ये टेबल याद रखनी है। अगर कोई पूछे कि क्वेश्चन आ गया कि 1 से 50 तक की कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं, इनके बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं आती हैं, तो
आपने बोलना 15 आती है। उसके बाद 1 से 100 तक कितनी आती हैं? 25 आती हैं। उसके बाद 1 से 200 तक कितनी आती हैं? तो ये संख्याएं कितनी होती हैं? 46 होती हैं। 1 से 500 तक की कितनी होगी? 95 होगी। और 1 से 1000 तक के बीच में कितनी अभाज्य संख्या आती है? वो है 168। कितनी आती हैं? 168। अब दूसरा पॉइंट अगर हम बात करें, ये उतार लिया। अब हम अगले पॉइंट पे चलते हैं कि अभाज्य संख्याओं को लिख के देखते हैं। अभाज्य संख्याएं हमारी कौन सी होती है? मैंने बोला कि जो संख्या केवल एक तथा अपने आप से भाग होती है वही संख्या अभाज्य संख्या होती है। और सबसे पहले अगर एक संख्या आती है, एक से शुरू करते हैं ना, 1 2 3 4 5 6, तो एक से शुरू करते हैं तो ये इसके सामने लिखते हैं एक संख्या के कि एक ना तो भाज्य संख्या है और ना क्या है? अभाज्य संख्या। ये 1 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है दोस्तों। एक ना तो भाज्य संख्या है और ना ही अभाज्य संख्या। उसके बाद कौन सा आता है? 2 आता है। 2 क्या है? 2 एक अभाज्य संख्या है। क्या है? अभाज्य संख्या है। 2 एक अभाज्य संख्या है। और इसमें दोस्तों आपने ये बात नोट करनी है, ये एक सम अभाज्य संख्या है। सम अभाज्य संख्या है। अगर पूछे कोई कि सम अभाज्य संख्या कौन सी है? सम अभाज्य संख्या क्या हमारी? 2, क्योंकि 2 एक सम संख्या है और यही हमारी सम अभाज्य संख्या है। और ये सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। क्या है? सबसे छोटी अभाज्य। उसके बाद 3 क्या है? 3 5 7, उसके बाद 11 13 17 19 23, उसके बाद 29 31 37 41 और 43 47, ये 50 तक की संख्याएं। अब इनको गिने तो मैंने बोला था 15 होती हैं। अगर हमने पता है 15 होती है तो अगर कोई छुट्टी होगी तो हमें पता लग जाएगा। गिनो, एक तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, तो हमारी ये 15 50 तक की संख्याएं होगी। क्लियर? अगर हम आगे की ओर बढ़े, हाँ अगली डेफिनेशन आ गई। अब हम डेफिनेशन को पढ़ेंगे। मैंने सभी आपके लिए टॉपिक तैयार कर रखे हैं ताकि कुछ छूटे ना, ताकि कोई भी कुछ भी छूटे ना। इसके बाद डेफिनेशन आती है हमारी सहअभाज्य संख्या की। सहअभाज्य पूछ लिया जाए आपसे कि सहअभाज्य संख्या कौन सी होती है? इसकी डेफिनेशन लिखो, जिन दो संख्याओं का लगाओ, दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक, इसको HCF के नाम से भी जानते हो तुम, ठीक है? जिन दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक या HCF एक हो, वह संख्या
अभाज्य संख्या कहलाती है, अभाज्य संख्या कहलाती है। अगर हम एग्जाम्पल के तौर पे लें कि अभाज्य संख्या कौन सी होती है, अगर उदाहरण 2 और 3 ये आपस में क्या है, सहभाज्य संख्या है। 3 और 5 ये क्या है, अगर इनका जोड़ा लगाएं तो क्या है, ये आपस में क्या है, सहभाज्य संख्या है। अगर हम 5 और 7 को लगाएं ये क्या है, ये भी क्या हमारी सहअभाज्य संख्या है। क्या हमारी ये सहअभाज्य संख्या है। और भी लगा लो 11 और 13 अभाज्य संख्या तो है ही, क्योंकि ये केवल एक तथा अपने आप से भाग हो रही है। लेकिन सहअभाज्य का मतलब क्या है कि इनका HCF महत्तम समूहापवर्तक 1 है। कहने का मतलब अगर हम यहाँ पे 3 लिखे, HCF निकालें कि 1 पे गया, यहाँ पे कितना बचा 1, और अब हम ये 2 यहाँ पे लिखेंगे, जो शेषफल बचा इससे भाग करेंगे, HCF निकालते हैं ऐसे तो कितना हो गया 2। तो ये हमारा HCF होता है, ये हमारा क्या होता है, जिससे लास्ट बार कटता है, जो भाजक लास्ट में यूज होता है, लास्ट बार अंतिम भाजक हमारा HCF होता है। ठीक है, तो ये हमारा क्या है HCF है। तो अगर यहाँ पे 1 आए, यहाँ पे 1 आए तो वो हमारा क्या है, ये आपस में सहअभाज्य संख्याएं ये दोनों। और एक HCF निकालने का तरीका ये होता है, मान लिया 2 के गुणनखंड 2 के गुणनखंड 2 एकम 2, कि इसके 2 के गुणनखंड 1 गुणा में 2। अगर हम 3 के गुणनखंड निकालें 3 एकम 3, तो 3 के गुणनखंड हो गए 1 गुणा में 3। को कितने संख्या मिल रही है आपस में, सिर्फ 1 मिल रही है। इसमें भी 1 है गुणनखंड में, 3 के गुणनखंड इसमें भी 1 है, 2 और 3 नहीं मिल रहा ना, तो ये हमारा क्या हो गया HCF हो गया किसका, 2 और 3 का। 2 और 3 का HCF कितना है 1। ऐसे हम HCF निकालते हैं, आगे हम सेकंड चैप्टर में कंप्लीट करेंगे, बेसिक बिल्कुल जीरो से समझेंगे इसको HCF और LCM। ये तो थोड़ा आपको कंफर्म किया है कि आप इस डेफिनेशन में कंफ्यूज ना हो, क्लियर। उसके बाद एक अगली डेफिनेशन आती है, चलो नीचे करवाते हैं, युग्म अभाज्य संख्या। युग्म अभाज्य संख्या ये क्या होती है, युग्म अभाज्य संख्या। युग्म अभाज्य संख्या होती है जिन 2 संख्याओं का अंतर, जिन 2 लगातार संख्याओं का अंतर, जिन 2 लगातार अभाज्य संख्याओं का अंतर, अभाज्य संख्याओं का अंतर, संख्याओं का अंतर कितना हो 2। वो कैसे, वो ऐसे 5 और 7, 5 और 7। उसके बाद इससे पहले भी आता है 3 और 5। उसके बाद 7, 11 और 13। ये क्या आपस में, अब 5 में से हम 3 घटाएंगे कितना अंतर आया 2, और 7 में से 5 घटाएंगे कितना अंतर आया 2, 13 में से 11 घटाएंगे कितना अंतर आया 2। तो ये क्या है, ये हमारी टोटल क्या है, युग्म अभाज्य संख्या बोलते हैं। इंग्लिश में इसको, इंग्लिश के शब्द हैं, इसको युग्म अभाज्य को बोलते हैं ट्विन प्राइम नंबर्स, और इसको बोलते हैं को प्राइम नंबर्स।
को प्राइम नंबर्स, सहभाज्य संख्या होगी। उसके बाद हमारा टॉपिक आता है, हाँ एक तो अब हम एक बार भाज्य संख्या की ओर बढ़ते हैं। भाज्य संख्या हमारी कहां से शुरू होती है? ये तो अभाज्य संख्या होगी। भाज्य संख्या कहां से शुरू होती है? अब मान लिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे ही संख्याएं हैं, अनंतर की संख्याएं। इनमें भाज्य संख्या कहां से शुरू होती है? पहली मैंने लिखवाया 1 ऐसी संख्या है जो न तो भाज्य है और न अभाज्य है। 2 क्या है? 2 के अलग कोई गुणनखंड नहीं है, अलग कोई फैक्टर नहीं है, अर्थात ये 2 भी क्या है? एक सम होने के नाते, अर्थात सम होने के बावजूद भी यह एक तथा अपने आप से ही भाग होती है। तो ये हमारी मैंने लिखा है, ये भी क्या है? अभाज्य संख्या है। और ये 3 ये भी अभाज्य संख्या है। और ये 4 आया है। अब इसको देखो, इसके गुणनखंड 1 तथा अपने आप, यानी कि 1 और 4 से अलग किसी संख्या में भाग होती है? होती है। 2 भी भाग होती है। तो यहां इसका मतलब क्या? हमारी भाज्य संख्या क्या कहती है? उसकी डेफिनेशन भाज्य संख्या की क्या कहलाती है? कि जो संख्या 1 तथा अपने आप को छोड़कर अन्य संख्या से भी भाग होती है। इसका मतलब 2 अन्य संख्या से भी भाग हो रही है, 1 तथा अपने आप को छोड़कर, 1 तथा 4 को छोड़कर अन्य संख्या 2 से भी भाग हो रही है। तो ये हमारी भाज्य संख्या होगी। और ये हमारी भाज्य संख्या सबसे पहली संख्या भाज्य संख्या है। क्या है ये? सबसे पहली भाज्य संख्या है। ठीक है। और एक यहां पे आती है सबसे छोटी भाज्य संख्या की बात करें, ये एक सम संख्या थी, इसलिए क्या आई? सम संख्या थी, ये भाज्य संख्या है। लेकिन अगर हम विषम संख्या की बात करें तो सबसे छोटी विषम संख्या कौन सी होगी? जो भाज्य होगी। ये 9 है। ये 9 क्या है? ये एक एक नंबर के क्वेश्चन में आ सकता है दोस्तों। ये 9 है। ये 1 तथा अपने आप को छोड़कर अन्य संख्या से भी भाग हो रहा है। कौन सी संख्या से? 3 से भाग हो रहा है। ये 9 अन्य संख्या से भाग हो रही है। और 9 क्या है? 9 एक विषम संख्या, जो मैंने पिछली कक्षा में बता दिया आपको कि जो संख्या हमारी 2 से विभाजित नहीं होती, अर्थात शेषफल बचता है 2 से भाग करने पर, वह संख्या हमारी क्या कहलाती है? विषम संख्या कहलाती है। लेकिन विषम संख्या तो है, लेकिन ये एक भाज्य संख्या है, न कि अभाज्य संख्या। सारी विषम संख्या हमारी अभाज्य संख्या नहीं होती, उनमें भाज्य संख्या भी होती है। ठीक है। तो ये क्या हमारी, ये फर्स्ट भाज्य संख्या है। कौन सी? विषम। ये पहली सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या है। अगर कोई एग्जाम में आए कि सबसे पहली सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या कौन सी होती है, तो हम कहां जाएंगे? यहां 9 पे टिक करेंगे। ठीक है, क्लियर। उसके बाद हम एक पॉइंट है वो आपने नोट करना है। एक पॉइंट है, यहां पे पॉइंट बना के, अगर ए तथा बी अभाज्य संख्या, दोनों अभाज्य संख्या है, अगर ए तथा बी अभाज्य संख्या है, तो अगर इन दोनों संख्याओं को अगर ऐसे लिखा मिले, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तथा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में मिले, तो हमें
भाज्य संख्या प्राप्त होगी। कौन सी संख्या प्राप्त होगी? भाज्य संख्या प्राप्त होगी। ये आपके भाज्य तथा अभाज्य संख्या के क्या थे? भाज्य संख्या तथा अभाज्य संख्या के पॉइंट थे। अगर हम इसको एग्जांपल के तौर पे समझें, सात मान लिया ए हो गया माइनस 5, ये दोनों क्या है? 5 और 7 क्या है? अभाज्य संख्या है। अगर हम इनको स्क्वायर करें, जैसे यहाँ पे लिखा है इस रूप में लिखें, अगर हम 49 माइनस 25 करके हल करें, वैसे तो इसका फार्मूला क्या है? इसको हल करेंगे कितना आया? 24 आ गया। और 24 क्या है? हमारी एक भाज्य संख्या है। और वैसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला हमारा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। और अगर हम इस रूप में हल करें तो क्या है? 7 प्लस 5 गुणा में 7 माइनस 5, तो 7 और 5 12, और गुणा में 7 माइनस 5 कितना बच गया? 2, 12 दूनी 24। तो ये जो 24 आया है ये हमारी क्या है? भाज्य संख्या है। कौन सी? क्योंकि ये इसके गुणनखंड अगर बात करें तो किस किस पे भाग होगी? 1 से होती है, उसके बाद 2 से होती है, 3 से होती है, 4 से होती है, उसके बाद 6 से होती है, और उसके बाद 12 से होती है, उसके बाद 24 से होती है। तो ये इतने इसके क्या है? गुणनखंड फैक्टर्स है। ठीक है, तो ये कहने का मतलब चाहे वो अगर ये दोनों अभाज्य संख्या है ए तथा बी, अगर हम इस रूप में इसको खोल लेंगे, हल करेंगे, तो हमें दोनों रूपों में क्या प्राप्त होगी? कौन सी संख्या प्राप्त होगी? हमें भाज्य संख्या प्राप्त होगी। कहने का अर्थ कि उनके टुकड़े एक तथा अपने आप को छोड़कर अन्य भी फैक्टर मिलेंगे। ठीक है, गुणनखंड दूसरे भी मिलेंगे एक तथा अपने आप को छोड़कर संख्या। उसके बाद हमारा लास्ट डेफिनेशन बचती है संपूर्ण संख्या किसे कहते हैं। उसके बाद हम इकाई डिजिट यानी कि इकाई अंक निकालना, आपने अगर मैथ उठाया है, नंबर सिस्टम का चैप्टर हल करना शुरू किया है, तो उसमें जरूर मिलेगा कि इकाई अंक ज्ञात करें दी गई संख्या का, चाहे वो घात के रूप में कितनी भी बड़ी संख्याएं हों, उसको हल करना आज सीखेंगे। और टोटल पॉइंट बता दूंगा दोस्तों, उसके बाद आप कितना भी बड़ा आपके सामने सम रखा जाए आप तुरंत हल कर दोगे। ठीक है, तो आइए ये डेफिनेशन कंप्लीट करने के बाद चलते हैं इकाइयों की। संपूर्ण संख्या किसे कहते हैं? हाँ, ये लास्ट डेफिनेशन रहेगी। डेफिनेशन की बात करें हम, क्या है? संपूर्ण संख्या। अगर पेपर में आए कि संपूर्ण संख्या किसे कहते हैं, या कोई संख्या दे दी, 4 उत्तर दे दिए, आपको बताना है इनमें से कौन सी संपूर्ण संख्या, तो आप कैसे बताओगे? जब आपको डेफिनेशन याद नहीं है, आपको उसका हल करने का तरीका याद नहीं है, तो आप कैसे बताओगे कि संपूर्ण संख्या क्या होती है? दी गई संख्या के गुणनखंड गुणनखंडों का लगाओ, दी गई संख्या के गुणनखंडों का योग, और ब्रैकेट में हम इस योग के बाद लिखेंगे दोस्तों संख्या को छोड़कर संख्या। अब यह हम एग्जांपल के साथ समझेंगे तब समझ में आएगा सही। संख्या को छोड़कर अगर योग हमें दी गई संख्या प्राप्त होती है, या योगफल लिख लो,
संख्या का योगफल, दी गई संख्या के गुणनखंडों का योगफल संख्या को छोड़कर, यानी कि इनका जो योग ही लिख लो दोस्तों। अगर संख्या प्राप्त होती है, संख्या प्राप्त होती है वह संख्या हमारी संपूर्ण संख्या कहलाती है। कौन सी संख्या कहलाती है? संपूर्ण संख्या कहलाती है। कैसे? एग्जाम्पल के तौर पे समझे तो एग्जाम्पल हमें ये बात बोलता है कि मान लिया अगर हम 6 लें, इसके गुणनखंड कितने हैं? 2 पे 3 आ गया, 3 पे 1 आ गया। उसके बाद हम इसको जो ये 6 के गुणनखंड आए हैं, ये वाले ये, इनका योग करेंगे ना। तो यह दी गई संख्या तो दे दी, क्या दी? 6 दी के गुणनखंड, संख्या के गुणनखंड के वाले 6 के गुणनखंड कितने हो गए? 1 गुणा में 3, चलो 2 इसको लगा लो, 2 गुणा में 3 गुणा में 1, ये लगा लिया। अब ये तो हो गए इसके क्या हो गए? गुणनखंड। गुणनखंडों का योग, अगर हम इसकी बात करें 1 + 2 + 3, गुणनखंड ये ना 1 2 3, तीनों जोड़ दिए, कितना आया? 6 प्राप्त हुआ। लेकिन इसने कहा संख्या को छोड़कर, हमने 6 तो नहीं जोड़ा ना इसमें, 1 2 3, 3 के बाद 6 तो नहीं जोड़ा, 6 तो हमें संख्या ही दी गई है, उस संख्या को जोड़ना, उस गुणनखंडों में उस संख्या को नहीं जोड़ना जो दे रखी है, ठीक है? कहीं आप उसमें जोड़े। और हमें जो योगफल प्राप्त होता है वो हमें ये प्राप्त होना चाहिए, कि कहने का मतलब दी गई संख्या ही प्राप्त होनी चाहिए। अगर दोनों योगफल दिए गए गुणनखंडों का संख्या के बराबर आए, वह संख्या हमारी संपूर्ण संख्या कहलाती है। और इस का एग्जांपल अगर हम दूसरा भी लें, अगर हम यहाँ पे 28 लेते हैं, 28 का एग्जांपल होता है